सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच सीरीज का ये सेकंड एपिसोड है। अगर पहला एपिसोड तुम लोगों ने नहीं देखा है तो इस वक्त आई बटन पे वो आ रहा होगा, उसे जाके चेक कर सकते हो। इस सीरीज से मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बच्चा इसे बिल्कुल स्क्रैच से बिगिनिंग लेवल से तैयारी कर रहा है उसे एक होलिस्टिक पाथ दिखाया जा सके। इस सीरीज में हम कई चीजों पे बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, पीवाईक्यू ट्रेंड एंड यूनिट वाइज वेटेज के बारे में बात की थी। उसी वीडियो में हमने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला एक टॉपिक है इस सिलेबस के अंदर, उसके बारे में कुछ स्ट्रेटेजी, बुक्स और नोट मेकिंग के बारे में बात की। इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो यूनिट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकली किस थिंकर पे कितना टाइम लगाना है, कितने दिन में रिवाइज करना है, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सारी चीजों के ऊपर आज बताने वाला हूँ। सीयूईटी पीजी के ट्रेंड को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें दिखता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से लगभग 10, 12 या 13 क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए ये निकल कर आता है अप्रोक्सीमेटली 15% वेटेज ऑफ द एंटायर क्वेश्चन पेपर। हालांकि ये गारंटी नहीं है कि आगे आने वाले सालों में भी यही पैटर्न फॉलो होगा, बट क्योंकि हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड के ऊपर बेस करके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उसी तरह से अपने प्रिपरेशन को करना पड़ेगा। नो मैटर इसमें जो भी वेटेज रहता हो, बट एक बात को मेरी समझ लो कि जब भी प्रिपरेशन पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग किसी भी एग्जामिनेशन के लिए करो तो हमेशा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अपना रूट, अपना बेसिस, अपना फाउंडेशन बना के आगे बढ़ना। क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को जब अच्छी तरह से समझ के, कॉन्सेप्ट्स और नुआंसेस को समझ के, कंपैरिजंस को और एक एक थिंकर को रिलेट करके जब समझ लेते हो, बाकी सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। पॉलिटिकल थियोरी के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी फिर तुम सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और कंपैरिजन के माध्यम से तैयारी को कर सकते हो। मैं अपने क्लासेस में पर्सनली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। इसे प्रिपेयर करते वक्त ध्यान रखना कि लाइफ एंड कॉन्टेक्स्ट को तुम्हें हर एक थिंकर का बहुत अच्छी तरीके से समझना है और उसे इंटरनलाइज करने की कोशिश करनी है। इस हद तक तुम्हें हर एक थिंकर को समझने की कोशिश करनी है कि वो तुम्हारा एक फ्रेंड बन जाए, कि आने वाले वक्त में तुम बता पाओ कोई एक एक्सप्रेशन, कोई एक थॉट, कोई एक आइडिया, जब भी कोई तुमसे पूछे तो तुम क्विकली रिलेट कर पाओ कि इस तरह की बातें, इस तरह के आइडिया फलाना थिंकर कभी दे ही नहीं सकता है या फलाना थिंकर ही इस तरह की बात हमेशा कर सकता है। उस लेवल की एक्लिमेटाइजेशन, उस लेवल की अवेयरनेस तुम्हें हर एक थिंकर के लाइफ कॉन्टेक्स्ट और इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में कर लेना है। नो मैटर अगर हम बात करें तो सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन के लिए हमें 9 थिंकर्स बताए गए हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स और जॉन रॉल्स। 2025 के एग्जामिनेशन तक इन थिंकर्स में से जिनको सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो 3 थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स, प्लेटो एंड जॉन रॉल्स। इसके अलावा एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स एंड लॉक इक्वल वेटेज रखते हुए हमें दिख रहे हैं और सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनके बारे में पूछे जा रहे हैं। जिन थिंकर्स को थोड़ा कम वेटेज दिया गया है उनमें जेएस मिल और रूसो है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले सालों में भी यही पैटर्न फॉलो होगा, बट ये अब तक का ट्रेंड हमें दिख रहा है। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताऊं तो हमें दिखता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट, जिस पे थिंकर्स के नाम बताए जाते हैं या उनके बुक्स बताए जाते हैं या उनके आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं और आपको मैच करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट बहुत पॉपुलर तरीका है कि सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग थिंकर हैज टॉक्ड अबाउट दिस। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बहुत पॉपुलर है क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, कि एक पर्टिकुलर थिंकर के बुक्स को बताया जा सकता है कि सीरियली बताओ कौन कौन से टाइम पे ये बुक्स लिखे गए थे, या फिर मल्टीपल थिंकर्स का भी क्रोनोलॉजी अरेंज करने का कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। एक और यूनिक चीज जो हो सकती है इसके अंदर, जो मैंने यूजीसी नेट में कई बार पूछते हुए देखा है, कि बुक्स के फुल नेम्स को पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिक्स अमंग नेशंस एक बुक है, उस बुक का सिर्फ आप 2-3 वर्ड, शुरू के वर्ड को ही याद करके चलते हो क्योंकि मेमोराइज करने में वो आसान होता है, बट उसका सेकंड पार्ट क्या है, उसका सब थीम क्या है बुक का, उसके बारे में भी पूछे हुए मैंने कई बार देखा है। अब तक सीयूईटी पीजी में नहीं हुआ है, यूजीसी नेट में ही पूछा जा रहा है, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि शायद सीयूईटी पीजी में भी कल परसों इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक और बहुत ही पॉपुलर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ये कार्ल मार्क्स के रिगार्डिंग कई बार पूछे जाते हैं, हमें देखने को मिलता है। और फाइनली एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कोटेशंस, थिंकर्स के खुद के कोटेशंस या उन थिंकर्स के बारे में किसी और ने क्या कोटेशन दिया है वो पूछा जाता है। अब बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अच्छा स्कोर करने के लिए, गारंटी स्कोर करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजीज को हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने। मैंने पर्सनली उन्हें बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया है और अपने लाइफ
लाइव क्लासेस में भी बच्चों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले PYQ क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से एनालाइज कर। नेक्स्ट, मैं अपने क्लासेस में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ाते वक्त ऐसा करता हूँ कि 5 ब्रॉड कैटेगरीज में इन थिंकर्स को डिवाइड कर लेता हूँ। तुम अपने तरीके से कोई स्ट्रेटेजी निकालना चाहो तो यू आर फ्री टू डू इट, बट जो मैं फॉलो करता हूँ उसके बारे में मैं बताऊँ। मैं इन्हें डिवाइड करता हूँ एंशिएंट, रेनेसां, मॉडर्न, कंटेम्परेरी, और एक अलग ब्लॉक रखता हूँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो को एक साथ प्रिपेयर करता हूँ। अब एंशिएंट के अंदर मैं रखता हूँ प्लेटो, एरिस्टोटल, डेफिनेटली बात है, और रेनेसां थिंकर माकियावेली है, उन्हें हम अलग से पढ़ते हैं। फिर मॉडर्न थिंकर्स में कार्ल मार्क्स और जॉन स्टुअर्ट मिल को हम पढ़ते हैं, और कंटेम्परेरी थिंकर्स में हम जॉन रॉल्स को पढ़ते हैं। और उसी तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट आप ऑलरेडी जानते हो, हॉब्स, लॉक, रूसो को हम एक ब्लॉक में, एक ग्रुप में रख के उनकी तैयारी करते हैं। इसे करने से क्या है, हम एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में थिंकर्स को जब पढ़ते हैं तो हमें याद रखने में आसान रहता है और हम लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड तैयारी को कर पाते हैं। उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि इन थिंकर्स को करते वक्त तुम्हें 70-30 रूल को फॉलो करना है कि 70% तुम्हें नई चीजें हमेशा कवर करते जाना है और 30% एफर्ट तुम्हें प्रीवियस या पीछे किए हुए चीजों को रिवाइज करते हुए साइड बाय साइड कैरी करते हुए आगे लेकर जाना है। नेक्स्ट चीज तुम्हें करना है कि प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में इन थिंकर्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करोगे, रिलेट करोगे, बट जो बुलेट प्रूफ नोट्स बनाओगे, CUET PG एग्जामिनेशन स्पेसिफिक जो नोट्स बनाओगे, उनको तुम्हें टेबुलर फॉर्मेट में या फिर बुलेट फॉर्मेट में बनाना है, ताकि फटाफट खटाखट तुम उनको रिवाइज कर सको और MCQ क्वेश्चंस को टिक कर पाओ। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम आ जाएंगे मॉक टेस्ट पे। जितने भी ज्यादा मॉक क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर पाओ बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, उसको कोशिश करना है। बेसिक में तुम्हारे वही CUET PG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मॉक्स जो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनको कर सकते हो। मैं भी मॉक्स लेकर आता हूँ, मेरे मॉक्स भी कर सकते हो। और उसके अलावा अगर तुम चाहो तो UGC नेट के मॉक भी धीरे धीरे प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ेगा। अब सारे ही थिंकर्स के एक एक करके क्विकली मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दूंगा, जिन्हें तुम अपनी तरफ से कवर कर लेना, और अगर कवर कर चुके हो तो उन्हें ज्यादा ज्यादा रिवीजन कर। प्लेटो से शुरू करते हैं। प्लेटो का बर्थ, प्लेटो का डेथ, प्लेटो का टाइम्स एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ प्लेटो ने किन किन लोगों से इंस्पिरेशन ली थी, और प्लेटो के काम करते रहते वक्त प्लेटो के दौर में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे, उन चीज को तुम्हें याद रखना है। ये सारे ही थिंकर्स के केस में तुम्हें करना है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इन चीजों को बता के रख लो, एक बार रिवाइंड करके चेक कर लो मैंने कौन कौन सी चीजें बताई, उन चीजों को 1 2 3 4 पॉइंटर बना के फटाफट से तुम्हें नोट कर लेना है। उसके बाद प्लेटो के मेंटर का तुम्हें ध्यान रखना है और प्लेटो के डिसाइपल का तुम्हें ध्यान रखना है। मेंटर कौन हो गए, सोक्रेटिस हो गए, डिसाइपल एरिस्टोटल हो गए। नेक्स्ट, उनके मेजर वर्क्स के नेम तुम्हें ध्यान रखने हैं और अप्रोक्सीमेट क्रोनोलॉजी को तुम्हें ध्यान रखना है। एग्जैक्ट ईयर शायद ना पूछे, बट अप्रोक्सीमेट क्रोनोलॉजी को तुम्हें ध्यान रखना है। और इन सबके नाम के साथ साथ तुम्हें इंपॉर्टेंट थीम्स को भी याद रखना है कि रिपब्लिक बुक में कौन कौन से थीम्स दिए गए थे, या फिर द लॉज बुक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइडियाज थीम्स के बारे में बात किए गए थे, या स्टेट्समैन बुक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइडियाज थीम्स के बारे में बात किए गए थे। जो रिपब्लिक बुक है, इट इज ए वेरी एक्सटेंसिव बुक। ये सेवरल सब बुक्स में डिवाइडेड है, 10 सब बुक्स के अंदर डिवाइड किए गए हुए हैं। उन 10 सब बुक्स के भी क्या क्या थीम्स है उसको भी तुम्हें ध्यान रखना है, तो उसका एक टेबुलर फॉर्मेट बना लेना। मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ ये टेबुलर फॉर्मेट, तुम भी इस टेबुलर फॉर्मेट को फटाफट से रेडी कर लेना। नेक्स्ट, अगर उनके इंपॉर्टेंट आइडियाज की हम बात करें तो सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के साथ ही जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है डिवाइडेड लाइन का कॉन्सेप्ट एंड एलिगोरी ऑफ द केव, और यही से ही फिर धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होते हुए आगे चलते जाते हैं। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, फिलोसोफर रूलर का कॉन्सेप्ट आता है, आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है, ट्राइपार्टाइट नेचर ऑफ सोल एंड ट्राइपार्टाइट क्लासेस ऑफ सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आता है, सिटी सोल एनालॉजी का कॉन्सेप्ट आता है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, इन सब चीजों के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आते जाते हैं। और कुछ लेस हार्ड और थोड़े से अनकॉमन टाइप्स के टॉपिक्स भी हैं जिनको भी थोड़ा सा अटेंशन देने की कोशिश करना, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ रेजिम्स, नॉक्टर्नल काउंसिल, मिथ ऑफ मेटल्स, नोबल लाइफ, इन तरह की चीजों को ध्यान रखना। स्क्रीन पे तुम्हें सारी चीजें दिख रही होंगी, उन चीजों को कवर करना है तुम्हें। और फाइनली तुम्हें इनके इंपॉर्टेंट कोटेशंस को ध्यान रखना है, बाय प्लेटो एंड ऑन प्लेटो। जो प्लेटो ने खुद कही है उन कोटेशंस को याद रखना है, और प्लेटो के बारे में जो दूसरे थिंकर्स ने कहा है उस चीज को भी तुम्हें फटाफट से कवर करना है। नेक्स्ट, एरिस्टोटल में भी सेम, स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुम्हें क्या ध्यान रखना है, उनका बर्थ, उनका डेथ, उनका लाइफ, उनके जीवन के दौरान कौन कौन से मेजर इवेंट्स या कुछ हुए थे तो उन्हें याद रखना है, कहां पैदा हुए थे, कहां डेथ हुई थी, उन सब चीजों का ध्यान रखना है। मेंटर अगर कोई थे तो मेंटर का नाम ध्यान रखना है तुम्हें कि किनसे वो इंस्पायर्ड हुए थे। अगर कोई डिसाइपल थे तो डिसाइपल का नाम तुम्हें ध्यान रखना है कि किनको उन्होंने ट्रेन किया था, गाइड किया था। ये सारी चीजें तो तुम्हें हर एक थिंकर के लिए करना है। उसके बाद सेम वही मेजर वर्क्स का क्रोनोलॉजी एंड मेजर वर्क्स के इंपॉर्टेंट थीम्स एंड आइडियाज को तुम्हें एक टेबुलर फॉर्मेट में प्रिपेयर कर लेना है। अब एरिस्टोटल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पॉपुलर है इनका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनका व्यू ऑन स्लेवरी, इनके व्यू ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जिसपे वो 2 टाइप्स ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं। हिज व्यूज ऑन वुमेन, हिज व्यूज ऑन फैमिली, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ यूडेमोनिया, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ टेलोस, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ 4 कॉजेस, जिसे हम थ्योरी ऑफ कॉजेशन भी कहते हैं, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन, ये
सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो तुम्हें इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फिर वंस अगेन कोट्स बाय एरिस्टोटल एंड कोट्स ऑन एरिस्टोटल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जब हम रेनेसां थिंकर पे जाते हैं तो हमें माकियावेली दिखते हैं। माकियावेली अपने आप में एक बहुत ही यूनिक थिंकर है क्योंकि ये खड़े हैं मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड के बिल्कुल बीचों बीच। इन्हें कुछ लोग द थिंकर ऑफ रेनेसां या द चाइल्ड ऑफ रेनेसां भी कहते हैं। इनके केस में भी प्रीवियस दो थिंकर्स की तरह इनिशियल डेटाबेस बिल्कुल सेम रहेगा। कब पैदा हुए थे, कब डेथ हुआ था, कौन से जगह में पैदा हुए थे, कौन से जगह में डेथ हुई थी, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनके लाइफ के दौरान हुए थे जिन्होंने इन्हें शेप किया था, क्या इन्होंने किसी को मेंटर किया था, क्या ये किसी फेमस इंसान के डिसाइपल थे, ये सारी चीजें हमें पहले देख लेना है। नेक्स्ट, इनके मेजर वर्क्स को देखना है विद प्रॉपर क्रोनोलॉजी। बहुत सारे बुक्स तो इन्होंने नहीं लिखे थे, बस इनके बुक्स के वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कौन कौन से बुक्स इनके डेथ के बाद पब्लिश हुई थी और क्या कोई ऐसी बुक थी जो इनके जीते जी पब्लिश हुई थी, उसको हमें ध्यान रखना है। इनकी इंपॉर्टेंट आइडियाज की अगर हम बात करें तो हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इनके प्रिंस को दिए गए जो इनके स्टेटक्राफ्ट के रिगार्डिंग एडवाइजेस थे उन्हें हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा, अदर थिंग्स जो इन्होंने बात करी थी। अदर थिंग्स के अंदर सबसे पॉपुलर जो इनका आइडिया है दैट इज द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड चर्च। ये उस तरह से रिलीजन के क्रिटिक तो नहीं थे बट चर्च के क्रिटिक थे और चर्च के इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स के ये बहुत ज्यादा क्रिटिक थे। क्या ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर करते थे, क्या ये प्रिंसिपलिटी को प्रेफर करते थे, कौन से बुक में रिपब्लिकनिज्म के बारे में बात किया है, कौन से बुक में प्रिंसिपलिटीज के बारे में बात करते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब अगर इनके एडवाइस टुवर्ड्स द प्रिंस या स्टेटक्राफ्ट के बारे में बात करें तो कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। सबसे पॉपुलर चीजें अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्चूना, कॉन्सेप्ट ऑफ वेयरटू, कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, द डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉक्स एंड लायन, द डिफरेंस बिटवीन बीइंग लव्ड एंड बीइंग feared, his concept of ends justifying means, his concept of raison d'etat या region of the state, his view on property, his view on women, his views on using religion as a tool of statecraft, etc. Once again, इनके दिए गए important quotations को हमें ध्यान रखना है और इनके बारे में बोले गए quotations को हमें ध्यान रखना है क्योंकि माकियावेली एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंकर थे और एक कंट्रोवर्शियल थिंकर भी थे, इसीलिए इनके बारे में कई थिंकर्स ने अलग अलग पर्सपेक्टिव रखे हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछने की पॉसिबिलिटीज होती है। अब जब मॉडर्न थिंकर्स में हम शिफ्ट होते हैं तो हमें दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स दिखते हैं, कार्ल मार्क्स और जॉन स्टुअर्ट मिल। और कार्ल मार्क्स मैंने पहले ही बोला है कि सबसे हाई प्रायोरिटी थिंकर अब तक के हमें दिख रहे हैं। कार्ल मार्क्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं एटलीस्ट ईयर 2025 तक और इनफैक्ट हर एक ईयर में हर एक एग्जामिनेशन में कार्ल मार्क्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डेफिनेटली पूछा गया है, तो इसीलिए हमें कार्ल मार्क्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में तैयार करने की आवश्यकता है। शुरू की चीजें सेम रहेंगी, कहाँ पैदा हुए थे, डेथ हुए थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, किन किन लोगों ने उन्हें इंस्पायर किया, एक्सेट्रा। बुक्स काफी सारे इनके लिखे गए बुक्स हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्योंकि ही इज द फर्स्ट थिंकर हु हैज रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स। जैसे हम सीरियली पढ़ते हुए आते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, माकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, आते आते मार्क्स ही पहले थिंकर हमें मिलते हैं जिन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, बुक्स के सिर्फ नाम जानना अब काफी नहीं है या फिर बुक्स के सिर्फ ईयर्स जानना भी अब काफी नहीं है, बुक्स के थीम्स और कौन से बुक में कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने बात करी थी वो भी जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ एक और नई चीज मैंने बताई है कि बुक के सबटाइटल का भी जानना बहुत अब हमारे लिए जरूरी हो चुका है। तो मार्क्स का कंप्लीट क्रोनोलॉजी हमें प्रिपेयर करके चलना है, मार्क्स के सारे आइडियाज, सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और कौन कौन से बुक में कौन कौन से आइडियाज दिए गए थे, दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कार्ल मार्क्स। उसके बाद अगर कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, उसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। इसी वीडियो में मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा चीजें क्रैम अप करो, फिर भी मार्क्स के पॉपुलर थिंग्स, पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनमें से एलियनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हीज थियरी ऑफ डायलेक्टिक्स, हीज थ्री लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हीज फेजेस ऑफ एलियनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीज कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इंपॉर्टेंट है, सरप्लस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर रिगार्डिंग मार्क्स। तो मार्क्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा टाइम हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी और मार्क्स के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता दूं। आगे बढ़ के जब हम जॉन स्टुअर्ट मिल पे पहुंचते हैं, शुरू की इन्फॉर्मेशन वही सेम है, तुम लोगों को सारे थिंकर्स के केस में उन्हें कवर करना है। अब उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें हम तो सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बार बार पूछा जा रहा है दैट इज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ हार्म प्रिंसिपल, प्लस उनके व्यूज ऑन वुमेन भी पूछा जा रहा है क्योंकि फेमिनिज्म के रिगार्डिंग भी इनके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। हिज इंस्पिरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन लोगों से इंस्पायर होकर उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग बाहर निकल कर आई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एक ट्रिक है, उसको ढूंढने की कोशिश करना, उसको तैयार करना। बुक्स तो डेफिनेटली तैयार करोगे ही, क्रोनोलॉजी को तैयार करोगे और किस किस बुक में किस किस आइडियाज को उन्होंने प्रमोट किया है उन सब चीजों को तुम्हें ध्यान देना है। फिर आगे चल के जब हम कंटेम्पोरेरी एरा में आते हैं तो हमें जॉन रॉल्स मिलते हैं। जॉन रॉल्स के बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन रॉल्स की ट्रिक क्वेश्चन यही होते हैं कौन से बुक में उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे जस्टिस की बात करी है और कौन से लेवल बुक में उन्होंने ग्लोबल जस्टिस के बारे में बात की है, ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। और सबसे पॉपुलर जो उनका कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओरिजिनल पोजीशन क्या है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस
इग्नोरेंस के बारे में पूछ लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के बारे में पूछ लिया, लेक्सिकल प्रायोरिटी के बारे में पूछ लिया। तो इन सब चीजों को ही हमें जॉन रॉल्स के रिगार्डिंग रेडी करना है। अब हम पहुंचते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट, जो कि 3 थिंकर्स का एक ब्लॉक हमने अब तक साइड में रखा हुआ है। इन 3 थिंकर्स को पढ़ते वक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में एक ही टेबल के अंदर डालकर पढ़ना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेपरेटली हमें तीनों थिंकर्स के लिए अलग अलग ऐड करके पढ़ाई करनी है। शुरू का पैटर्न वही रहेगा कि सबके आपको बर्थ, डेथ और कॉन्टेक्स्ट के बारे में ध्यान रखना है। जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के वक्त कौन था या फिर स्पेनिश आर्मडा के वक्त कौन से थिंकर थे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। अब इनके जो कंबाइंड चीजें मैंने कही थी जिनको कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में हमें सीखना है, वो चीजें हैं ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, नेचर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ सोवरेन दैट इज क्रिएटेड आफ्टर अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन सब चीजों को एक टेबल में कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। उसके बाद जो चीजें अलग अलग समझने की रिक्वायरमेंट है उन पे चीजें आएंगी, जैसे कि जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स के बारे में बात की है, हॉब्स ने लॉ ऑफ नेचर के बारे में बात किया है। हॉब्स बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन की तरफ ध्यान देते हैं, लॉक बहुत ज्यादा राइट्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो इन सब चीजों को अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता है। और रूसो के केस में भी सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है उनके जनरल विल का कॉन्सेप्ट। अगर रूसो पे क्वेश्चन पूछेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो जनरल विल पे ही पूछेंगे। रूसो पे अब तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इसीलिए रूसो को हमें और अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि वी नेवर नो, शायद कल को पूछा जा सकता है। अब इन थिंकर्स के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के प्रति किसका कैसा व्यू था, कौन एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में बात करता था, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। आफ्टर कार्ल मार्क्स हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट पे ज्यादा वक्त लगाना है, क्योंकि ये एंटायर पॉलिटिकल थियोरी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला एक स्कूल ऑफ थॉट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से चलते चलते हमें सारे ही थिंकर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का एक रफ आइडिया आज के वीडियो में मिल गया है। अब नेक्स्ट लेवल पे जाकर मैं बताना चाहूंगा कि कितना टाइम किस थिंकर पे हमें इन्वॉल्व या हमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। प्लेटो और एरिस्टोटल जो 2 थिंकर्स हैं, इन पे 3-3 दिन का भी टाइम हम लगाएंगे तो इट इज मोर देन एनफ, क्योंकि हमें पहले दिन में कॉन्सेप्ट सारे इनके समझ लेने हैं और बाकी 2 दिनों में हमें इनके ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी इंफॉर्मेशन है उनको टेबल डाउन करना है या उनको बुलेट पॉइंट्स में कलेक्ट करना है। और एक दिन हम एक्स्ट्रा रखेंगे दोनों ही थिंकर्स के लिए, एक एक दिन रिविजन के लिए। तो 4-4 दिन दोनों थिंकर्स में अगर हम लगाएंगे तो 8 डेज आर गोइंग टू बी एनफ। हम अगर 5-5 भी लगाते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग ए टाइमलाइन ऑफ 1 ईयर, तो 10 दिन में हमें प्लेटो और एरिस्टोटल को कंप्लीटली तैयार करके साइड कर देना है। उसके बाद अगर हम बात करें माकियावेली भी सेम रहने वाला है। माकियावेली में भी 2 दिन का भी अगर टाइम लगाएंगे हम लोग, एक दिन में कॉन्सेप्ट्स को समझने में और एक दिन में उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेन डाउन, नोट डाउन करने के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है उनके अंदर, और एक दिन हम अगर रिविजन भी करेंगे तो 3 दिन। तो इस तरह से 10+3 13 डेज के अंदर हमें प्लेटो, एरिस्टोटल और माकियावेली को कंप्लीट करके एक साइड कर देना है। मैं अपने क्लासेस में तो इससे कम ही टाइम लेता हूँ, 2-2 दिन में इनको मैं कवर करता हूँ, क्योंकि मैं नोट्स डिक्टेट करता हूँ, नोट्स में अपने तरह से बताता हूँ, तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। बट अगर जब तुम खुद पढ़ोगे और खुद से नोट्स बनाने लगोगे तो थोड़े 1-1, 2-2 दिन एक्स्ट्रा रख लेना। अब अगर हम बात करें मॉडर्न थिंकर्स के बारे में, तो सबसे ज्यादा टाइम डेफिनेट है कि हमें कार्ल मार्क्स पे लगाना पड़ेगा। और मेरी ये तुम लोगों को सजेशन रहेगी कि कार्ल मार्क्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छी तरीके से समझ के ही आगे बढ़ना, क्योंकि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी कई बार पूछने की पॉसिबिलिटीज होते हैं। और मार्क्स को अगर क्विकली सीख लोगे इनिशियल फेज में ही, तो आगे जाके दूसरे एग्जामिनेशंस में भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो मार्क्स को तो बिल्कुल घोल के पीने की कोशिश करना। मार्क्स पे फुल हो सके तो 1 वीक ही पूरा लगा दो मार्क्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने में। 3-4 दिन में कॉन्सेप्ट्स को सीखो, 2 दिन में उनके ऑब्जेक्टिव टाइप इंफॉर्मेशन को गैदर करो और 2-3 दिन रिविजन के लिए रख दो। तो मार्क्स के लिए कंप्लीट 7 से 8 दिन अलग से रख लो। तो पहले के 13 दिन थे, अगर 8 दिन और जोड़ोगे तो लगभग 21 से 22 दिन तुम्हें लग जाते हैं मार्क्स तक पहुंचते पहुंचते। जेएस मिल छोटा सा थिंकर है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जेएस मिल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी हम 3 दिन रख लेते हैं तो 25 दिन हो गए हमारे। उसके बाद बचते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट को एक साथ पढ़ना और ज्यादा टाइम लगाना, तो इन तीनों थिंकर्स के लिए कलेक्टिवली मैं अगर बहुत ज्यादा भी टाइम रखता हूं तो 10 से 12 दिन तक वक्त हम रख सकते हैं, इतनी हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या दिखता है कि रफली 35 डेज के आसपास, यानी कि 1 महीने के अंदर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को खत्म कर सकते हैं। ना ही जस्ट खत्म कर सकते हैं, हम उस पर बहुत बढ़िया होल्ड क्रिएट कर सकते हैं कि आने वाले सालों सालों तक हमें जो है पूरे पॉलिटिकल साइंस का एक जो सबसे मजबूत पिलर है उसके ऊपर हम होल्ड कर सकते हैं इन अराउंड 30 to 35 डेज। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सुबह से लेकर रात तक तुम्हें पढ़ते रहना। अगर कॉलेज में क्लासेस भी कर रहे हो जाके यूजी लेवल के, उसके साथ भी अगर पढ़ोगे तो इस 30 से 35 दिनों के अंदर तुम पूरे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे बहुत अच्छा होल्ड कर सकते हो। हमारे क्लासेस में तो इतना टाइम लगता ही नहीं है, हम 20 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर ही इसको करते हैं। बट अगर तुम अपनी तरफ से कर रहे हो तो 30-35 दिन में बहुत बढ़िया होल्ड तुम कर सकते हो। नेक्स्ट, अब अगर रीडिंग मटेरियल की मैं बात करूं तो उसके लिए भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करने की आवश्यकता है। एक तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए तुम्हें कुछ डिफरेंट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच को अप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंफॉर्मेशन, एमसीक्यू बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें अलग सॉर्ट ऑफ मटेरियल, अलग सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में तुम्हें नॉट ओनली एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को भी साथ ही साथ समझते हुए चलना है, खून में एकदम दौड़ाने की कोशिश करना है तुम्हें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को। इसीलिए मैं बोलूंगा कि तुम कॉन्सेप्चुअल चीजों को ज्यादा फोकस करो और तुम पढ़ने के लिए शुरू कर सकते हो इग्नो के मटेरियल से। बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में बताया गया है इग्नो के मटेरियल के अंदर। इग्नो के एमए पॉलिटिकल साइंस का जो मटेरियल है उसको तुम लोग रेफर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लोगे तो उस पर मैंने ऑलरेडी कई सारे मटेरियल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कई थिंकर्स का डाल दिया हुआ है, बाकी थिंकर्स के भी मैं धीरे धीरे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को तुम लोग ज्वाइन कर लेना, या फिर खुद से भी जाके कहीं मार्केट से या कहीं बाहर से जहां भी इग्नो के रिसोर्सेस मिल जाए वहां से तुम लोग कलेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन भी मिल जाए तो ऑनलाइन भी कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक बुक है जो मैंने पर्सनली अपने टाइम पे रेफर किया था। मैं जब शुरू कर रहा था तब मुझे आइडिया नहीं था कि इग्नो की चीजें हम पढ़ सकते हैं, तो उस वक्त मैंने इग्नो का नहीं किया था। मैंने एक बुक फॉलो किया था सुशीला रामास्वामी की, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स एक बुक है। उस बुक को मैंने फॉलो किया था। उस बुक को तुम लोग भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। दैट इज ए गुड बुक, एक्सटेंसिव बुक है, बहुत प्रॉपर तरीके से दिया गया हुआ है। लाइफ स्केच के बारे में भी थिंकर्स के बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है, उसे तुम लोग यूज कर सकते हो। बट एंड ऑफ द डे इन सारे ही रिसोर्सेस को कंपाइल करके, सबसे इंफॉर्मेशन निकाल के, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर के अंदर जार में डाल के, जब तुम लोग उसे मिक्सर ग्राइंडर में चला के कंप्लीटली निकालोगे अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, वही सबसे इफेक्टिव नोट्स तुम्हारे लिए, वही सबसे इफेक्टिव रीडिंग मटेरियल बनकर निकलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को हमेशा ध्यान देना कि हो सकता है मार्केट में 50 तरीके के बुक्स, 50 तरीके के फ्री पीडीएफ यहाँ वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, बट हमेशा ध्यान रखना जो सबसे बेटर हैंड रिटन नोट्स बनाएगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, वही सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, नो मैटर वट एवर एग्जाम ही और शी इज पियरिंग। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, उनको जाके तुम लोग चेक कर सकते हो। और अगर मुझे दिखेगा कि उन पे व्यूज आ रहे हैं, उन पे कमेंट्स वगैरह तुम लोगों के आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे और भी टॉपिक सेंट्रिक जो भी वीडियोस हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के, उनको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने मोस्टली लाइफ एंड कॉन्टेक्स्ट के ही वीडियोस बना रखे हैं, जितने भी थिंकर्स के बनाए हैं। बट अगर उन पे कुछ रेस्पॉन्सेज दिखेंगे मुझे, उन पे अगर व्यूज वगैरह दिखेंगे, अगर तुम लोग उस पे जाके कमेंट वगैरह करके मेंशन कर दोगे कि भैया ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करोगे तो 30 से 35 दिन के अंदर बहुत बढ़िया होल्ड तुम लोग बना सकते हो, ये मेरी उम्मीद है। और वंस अगेन वो मेंटरशिप वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों पे लागू होगा। कोई मेंटर ढूंढो, अगर तुम्हारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के फैकल्टी तुम्हें गाइड कर सकते हैं तो उनसे बात करो। सीनियर्स कोई है तुम्हें मेंटरिंग कर सकते हैं तो उनसे बात करो, करके जो है होलिस्टिक एक प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग एक और यूनिट के बारे में लेकर आऊंगा पूरा डाइसेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले। ऑल द बेस्ट।